दोस्तों, चाहे सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद कोई ग्रह हो, तारे हों, पेड़ पौधे हों या फिर कुछ और, हमें चारों तरफ जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा एटम से मिलकर बना है। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा तो यह है कि आखिर हमारे इस ब्रह्मांड में पहला एटम कैसी परिस्थितियों में बना होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हमारे इस ब्रह्मांड में पहला एटम कब और कैसे बना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, कॉस्मोलॉजिस्ट की माने तो हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग धमाके के बाद ही हुई थी। इससे पहले कि हमारा समस्त ब्रह्मांड एकमात्र पॉइंट साइज बिंदु में मौजूद था, जिसे हम सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि समय में हमें इतना पीछे जाना पड़ेगा जहां हमारा समस्त ब्रह्मांड सिंगुलरिटी में मौजूद था। इसके लिए हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी का सहारा लेंगे, जो कि हमें यह बताता है कि आखिर हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही इसकी सहायता से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे इस ब्रह्मांड में पहला एटम कैसे बना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी की तरफ। अगर मैं बात करूं कि सिंगुलरिटी से पहले क्या मौजूद था, तो इसका उत्तर है कि हमें अभी तक नहीं पता कि आखिर सिंगुलरिटी से पहले मौजूद क्या था। अगर मैं बात करूं सिंगुलरिटी की, तो मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है जिसमें एक सेकंड की सुई मौजूद है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस घड़ी के समय में इतना पीछे जाओ जहां इसका समय स्टार्ट हुआ था, तो आप कहेंगे कि इस घड़ी की सुई को 0 सेकंड पर लाकर रख दो। ऐसी स्थिति में हम जहां से समय स्टार्ट हुआ था उसके काफी करीब पहुंच जाएंगे। सेम थिंग अपने यूनिवर्स पर लागू करके देखो, यानी कि यूनिवर्स के समय में इतना पीछे जाओ जहां से यह समय स्टार्ट हुआ था, तो हम सिंगुलरिटी तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम समय की वैल्यू 0 सेकंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी थ्योरी इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि भले ही हमारा समस्त ब्रह्मांड सिंगुलरिटी में मौजूद था, लेकिन इस सिंगुलरिटी में भी तो कुछ समय या फिर स्पेस की वैल्यू होनी चाहिए। इस बिंदु पर समय की वैल्यू 10⁻⁻43 सेकंड होती है, जो कि लगभग 1 प्लैंक टाइम के बराबर होती है। इसके बारे में आने वाले किसी और एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। यह टाइम की इतनी छोटी यूनिट है कि हम आम इंसान इसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। फिलहाल बस आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि लाइट को 1 प्लैंक लेंथ को क्रॉस करने में जो समय लगता है उसे ही हम 1 प्लैंक टाइम कहते हैं। इस टाइम को ब्रह्मांड का पहला युग भी कहते हैं। माना जाता है कि इस युग में हमारे चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही यह युग बीता, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों फंडामेंटल फोर्सेस से अलग हो गया। लेकिन बात थी 10⁻33 सेकंड से लेकर 10⁻33 सेकंड तक की। इन दोनों टाइम्स के बीच हमारे स्पेस का फैलाव कुछ इस प्रकार से हुआ। इन दोनों टाइम्स के बीच हमारे स्पेस का जो फैलाव हुआ उसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन की रफ्तार लाइट की रफ्तार से भी काफी ज्यादा रही थी। खैर जो भी, जब हमारे ब्रह्मांड को बने हुए केवल 10⁻32 सेकंड हुए, तो बाकी के बचे 3 फंडामेंटल फोर्सेस में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी अलग हो गया और बाकी के बचे 2 फंडामेंटल फोर्सेस इलेक्ट्रोवीक फोर्स के रूप में मौजूद थे। वैसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी को 10⁻12 सेकंड से ही सही से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉस्मिक इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर हमारे स्पेस के फैलाव की रफ्तार लाइट की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा रही थी, जो कि ना सिर्फ हमारे फिजिक्स के लॉ को तोड़ता है बल्कि लॉ ऑफ कॉजैलिटी को भी तोड़ता है। उसके बाद भी हमें यह नहीं पता कि ब्रह्मांड के इस तरह फैलाव के लिए आखिर हमारे इस ब्रह्मांड में एनर्जी आई तो आई कहाँ से। उससे भी बड़ी समस्या तो यह है कि हमें नहीं पता कि 10⁻32 सेकंड से लेकर 10⁻12 सेकंड तक क्या हुआ। यही कारण है कि हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी को 10⁻12 सेकंड से ही सही से समझ सकते हैं। इस बिंदु पर हमारे ब्रह्मांड में काफी गर्म प्लाज्मा मौजूद है, जिसमें क्वार्क, ग्लूऑन और कई अदर फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं। अगर आप क्वार्क के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि क्वार्क वो पार्टिकल हैं जिनसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। माना जाता है कि ये इनिशियली फंडामेंटल पार्टिकल
पूरी तरह से मासलेस थे, क्योंकि हिग्स फील्ड ने इस समय तक नॉन जीरो पोटेंशियल प्राप्त नहीं किया था, जिससे कि ये पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करने के दौरान वे मास प्राप्त कर सकें। लेकिन जैसे ही हमारे ब्रह्मांड को बने हुए 10⁻⁻11 सेकंड हुए, तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 1 क्वाड्रिलियन केल्विन गिर गया, जिससे कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियस फोर्स में बट गया, जिसकी वजह से हिग्स फील्ड ने नॉन जीरो पोटेंशियल प्राप्त कर लिया। अब कोई भी पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो वो मास प्राप्त कर लेगा। अभी हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना अधिक है कि क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे ब्रह्मांड का तापमान कम होता गया। जब हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 1 ट्रिलियन केल्विन 10⁻⁵ सेकंड पर हुआ, तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद गर्म प्लाज्मा हेड्रोन गैस में बदल गया, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ मीसॉन्स मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, मीसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि काफी कम समय में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। अब हमारे ब्रह्मांड के पास वो सभी पर्याप्त पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम बनाने के लिए जरूरत होते हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के साथ एक समस्या थी। वह समस्या यह थी कि इन पार्टिकल्स के साथ उनके एंटी पार्टिकल्स भी बनना शुरू हो गए, जिससे कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध में जब एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वो एक फोटोन और न्यूट्रिनो में बदल जाता है। इस महायुद्ध में पार्टिकल्स ने ही विजय प्राप्त की थी, लेकिन कैसे, जबकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल तो एक समान मात्रा में ही बने थे। यह प्रश्न आज भी हमारे भौतिकी शास्त्रियों के बीच एक शोध का विषय बना है, जबकि कुछ भौतिकी शास्त्रियों का तो यहाँ तक का मानना है कि पार्टिकल्स की संख्या किसी तरह एंटी पार्टिकल से ज्यादा बन गई थी। होने को ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल समान मात्रा में बने होते तो ऐसी स्थिति में आज हमारे ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो और फोटोन के अलावा कुछ मौजूद नहीं होता। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का यह महायुद्ध लगभग लेप्टन युग के साथ समाप्त हो गया। तब तक हमारा ब्रह्मांड कुछ सेकंड पुराना था और हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर लगभग 5 बिलियन केल्विन तक गिर गया। चूंकि इस महायुद्ध में पार्टिकल्स ने ही विजय प्राप्त की थी, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस महायुद्ध के बाद बच गए, जो कि धीरे धीरे एक एटम में बदल गए। लेकिन अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। हमें एक न्यूट्रल स्टेबल एटम बनाना है। आप एक प्रोटॉन के बारे में सोचिए, जो कि खुद ब खुद एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स अपने आप में अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करते रहते हैं। न्यूट्रॉन के पास स्टेबल होने के दो तरीके हैं। पहला कि वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल जाए बीटा डीके के कारण, और दूसरा कि वो प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट होकर भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर अभी इतना अधिक है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हमारे ब्रह्मांड को बने हुए कुछ मिनट हुए तो वह बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 1 बिलियन केल्विन गिर गया, जिससे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो गए। लेकिन अभी भी कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बीटा डीके के कारण बदले जा रहे थे। यही कारण है कि आज हमारे ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है। अगर हमें एक न्यूट्रल स्टेबल एटम बनाना है तो इन न्यूक्लियॉन्स से एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल भी जुड़ना चाहिए। लेकिन अभी हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना अधिक है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल इन न्यूक्लियॉन्स से कुछ क्षण के लिए ही कंबाइन होते हैं। उसके बाद इनको हाई एनर्जी मिलने के कारण ये ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी हमारा ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फोटोन हमारे ब्रह्मांड में अभी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। वे लगातार इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स से टकराते जा रहे हैं। इस युग को हम फोटोन युग भी कहते हैं। इस समय हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया कुछ इस प्रकार से होता है। माना जाता है कि फोटोन युग लगभग 3,80,000 वर्षों में समाप्त हुआ, जो कि बाकी युगों के मुकाबले काफी ज्यादा समय है। लेकिन जैसे ही यह युग समाप्त हुआ तो हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर लगभग 3,000 केल्विन तक गिर गया, जिससे कि इन न्यूक्लियॉन्स से इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जुड़ना शुरू हो गए, जो कि पहले स्टेबल न्यूट्रल एटम में बदल गए। अब हमारे ब्रह्मांड में पहला न्यूट्रल स्टेबल एटम बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे स्पेस का भी फैलाव होता गया और इन एटम्स ने मिलकर
स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का निर्माण कर दिया। लेकिन जैसे जैसे और भी समय बीतता गया, हमारे स्पेस का और फैलाव होता गया और यह धीरे धीरे उस स्वरूप में पहुंच गया जैसे कि आज हमें यह अपना ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप बिग बैंग जैसी थ्योरीज को मात्र एक काल्पनिक थ्योरी मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज इसके ठोस प्रमाण आज हमारे ब्रह्मांड में हर जगह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में मौजूद है। इसको आने वाले दूसरे एपिसोड में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही अंतरिक्ष और विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें।